यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र एक बार आप सबका फिर स्वागत करता हूं। और हमारा विमर्श इस बीच सप्ताह में मैंने कई विमर्श के आपके लिए कई विमर्श पे, सनातन धर्म के विमर्श पे और दिव्यांगों के सशक्तिकरण के विमर्श के ऊपर कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। और उसी कड़ी में आज हम फिर एक कार्यक्रम या कहें कि एक विमर्श, एक बातचीत, एक उसके ऊपर एक विचार उत्तेजक हम वार्तालाप करने जा रहे हैं। और इस वार्तालाप में हमारे बीच में बड़े बुद्धिजीवी और हम लोगों के लिए एक शुभ अवसर है कि हम मिल रहे हैं आदरणीय भगवान बख्श सिंह से, जो रिटायर्ड हुए मध्य प्रदेश से प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव ऑफिसर के पद से, चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर के पद से। और मैं वो एक इस पे उनका विमर्श हमेशा बड़ी पकड़ रखता है। उन्होंने कई विवेचनाएं लिखी हैं, कई विवेचनाओं पे वार्ता की है। और हमारे साथ दूसरे जिनसे आप चिर परिचित हैं, सुनील श्रीवास्तव जी हैं, जिनके आप कई बार वार्ता सुन चुके हैं। आज हम उनसे बात करते हैं। तो मिलिए आदरणीय हमारे भगवान बख्श सिंह जी से और फिर मिलते हैं श्री सुनील श्रीवास्तव जी से। तो सर, आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है और हम दोनों लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। हमारे दर्शकों को कुछ आज अपने जो, चूंकि आप फॉरेस्ट विभाग से संबद्ध रहे हैं, तो फॉरेस्ट विभाग का मतलब हमारी वन्य जीवन का और हमारे सनातन का अन्योन्यासित संबंध बताया गया है, तो उस पर कुछ प्रकाश डालिए। हाँ, ये बड़ा सामयिक विषय है। सनातन धर्म और जो हमारा वन है, जिसको अरण्य कहते हैं, इसके बीच तो चोली दामन का साथ है जी। भारतीय संस्कृति की अगर हम विवेचना करें कि भारतीयता कहाँ से मतलब प्रारंभ हुई है, ये बहुत 5000-10,000 साल पुरानी हमारी संस्कृति है। और ये संस्कृति जो विकसित हुई है, अगर देखा जाए भारत के पूरे उत्तरी भारत के भूगोल को देखा जाए, भूपटल को देखा जाए, तो जो हमारा पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भारत है, जिसमें राजस्थान, गुजरात और ब्रजमंडल उत्तर प्रदेश का रख ले, ये ज़्यादातर पठारी हिस्सा रहा है जी। और बहुत बड़ा, इसमें मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र भी रख सकते हैं जी। ये प्रारंभ से ही एक बहुत अच्छा चरागाह और जानवरों, पशुओं, पशुपालन के लिए उपयोगी क्षेत्र रहा है। विपुल संख्या में वनस्पतियों की उपलब्धता थी। वनस्पतियों में विशेषकर घास पर वनस्पति जो है जी, वो थी कि पठारी क्षेत्र था। पठारी क्षेत्र की जो गुणवत्ता ये होती है, उसमें झीलें, छोटे छोटे तालाब और जो भूमि पर बहने वाले छोटे छोटे नाले, सरिताएं, नदियाँ, ये ज़्यादा होती हैं जी। और मिट्टी में गहराई कम होती है, बड़े वृक्ष नहीं होते हैं, झाड़ी या घास होगी। इसलिए पशुपालन की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी क्षेत्र रहा है। हमारी जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है जी, जो 4000 ईसा पूर्व पहले बताई गई है, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कही गई है, तो यह भी इसी क्षेत्र में ही उपजी है। अगर देखा है आप धौलवीरा क्षेत्र गुजरात का, या राखी बड़ी क्षेत्र जो अभी हरियाणा में निकला है, या सिंधु घाटी हड़प्पा है, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई नगरीय सभ्यता के रूप में आ रहे हैं। मतलब आज के 4000 ईसा पूर्व जब लोग वनों में रह रहे थे, तो हमारे वहाँ नगरीय सभ्यता थी। क्या बात है, मतलब ये विकसित नगरीय सभ्यता थी। और उसके प्रमाण जब इसकी जो उत्खनन में प्राप्त हुआ है पाकिस्तान में। और सरस्वती नदी जो है, जो हिमालय क्षेत्र से निकल करके जमुना के एक तरह से उत्तर पश्चिम और सिंध के पूरब और दक्षिण की तरफ बहती रही, जो आज का हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का कचरा नाप कच्छ में गिरती थी। ये वास्तव में एक भूतली नदी थी। भूतली नदी मतलब बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन चौड़ाई बहुत थी इसकी। अच्छा। किलोमीटरों चौड़ी ये बहती थी। और इसके किनारे ही हमारी वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। क्या बात, वाह। और इसके बाद का अगर हम देखें, जितनी भी हमारे लड़ाइयाँ हुई हैं, पौराणिक लड़ाइयाँ हुई हैं,
वो देखो पशु को लेके हुई है, गाय को लेके हुई है। आप महाभारत में उठा लो, आपका विराटनगर में गायों सबसे बड़ी निधि गाय थी, वहीं जाके गाय की हम मतलब गोधन घेर लो तो राजा आएगा बचाने आएगा। नंद बाबा की 1 लाख गाय थी। भगवान कृष्ण तो पशुपालक घराने के में ही भगवान पैदा हो गए। ये महाभारत कालीन राजा होगा। हमारे जितने उपनिषद हैं वो सब अरण्य में ही विकसित हुए हैं। क्या बात। जैसे मतलब आपका तैत्तरीय उपनिषद है या बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक का नाम ही है बृहदारण्यक में बना है जी। तो उपनिषदों की जो रचना है, वेदों की रचना है, वेदों की रचना में भी देखें अगर तो उसमें जजमान और पुरोहित के भाव में पूरी वेदों की रचना है कि वो विश्वान देव सद वो जब कहते हैं सूर्य के प्रकाश करो तो उसमें आहुति और हवि डालने की बात आती है। उसमें एक जजमान है, एक पुरोहित है। लेकिन वेदों के बाद जब हमारे ये उपनिषदों का काल आया है तो उसमें गुरु शिष्य में वो चीज विभाजित हो गई कि गुरु और शिष्य बैठ करके जो परिचर्चा में जो निष्कर्ष निकला वही उपनिषद के रूप में आ गया। क्या बात। तो कहाँ पुरोहित और जजमान से वेदों का निकला और फिर गुरु शिष्य। तो विमर्श हमारा शुरू से रहा है, जहाँ दो लोग मिल करके और विमर्श से एक तथ्य निकाले हैं, जिसके पक्षी विमर्श से जो भी हमको मत करके जो भी हमको मिला है वैचारिक नवनीत वो हमने ग्रहण किया। उसके बाद पुराण गाथा काल आया। पुराण गाथा काल जो उपनिषदों की रचना के बाद जब ये पुराण गाथा काल का जो इतिहासकार तो अपना अलग विश्लेषण करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब ज्ञान उपनिषदों का और वेदों का ज्ञान इतना गूढ़ था जो सामान्य जन तक पहुंच नहीं पा रहा था, उसमें लाक्षणिक बातें ज्यादा थी। हाँ, उसपे सीधी बात न कह करके उसपे लाक्षणिक बातें लाक्षणिक थी, गूढ़ थी। बहुत ही जो बहुत बड़े चिंतक थे उनकी दिमाग से निकली हुई चीज सामान्य जन के लिए वो बहुत मुश्किल था समझना। तो पुराण गाथा काल में उसको सहज करने के लिए तरह तरह की विधियां विद्वानों ने निकाली, जो बहुत सी तरह की कथाओं के माध्यम से, बहुत तरह की जो पुस्तकों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, या पात्रों को जो समय के थे उनको लेकर के, और ये पुराणों की रचना हुई, जिसमें पूरा एक चित्रण, एक सांकेतिक चित्रण करते हुए और उन उपनिषदों और वेदों की गूढ़ चीजों को बड़े सहज भाव से लोगों के सामने रख दिया। क्या बात। और उसको अब वो संस्कृत में या भाषा में थी या प्राकृत या उस समय पाली भाषा, तो उसमें लोग उसमें बहुत ज़्यादा परिचित नहीं थे इन सब भाषाओं से। तो उसको फिर उन्होंने स्थानीय भाषा में कथा के रूप में पंडितों ने फिर इसको पहुंचाया। हो सकता है उसमें कथा जब कोई चीज वर्णन की जाती है तो उसमें बहुत सी उपमाएं अलंकार आ जाते हैं, उसमें बाद में अब छेपक के रूप में जुड़ते जाते हैं, लेकिन उसका मूल भाव नहीं बदलता है, मूल भाव वही रहता है जी। तो इस तरह हमारी भारतीय सभ्यता जो निकली है वो अब कहाँ से निकली है? पशुपालन समाज। क्या बात। पशुपालन समाज मतलब दूसरे जीवों को पाल के उसको आनंदित करना और खुद आनंदित होना। वाह, क्या बात है, क्या बात। और उसके साथ वनस्पतियों का जो, बगैर वनस्पति के पशु नहीं हो सकता और पशु के बगैर आदमी नहीं हो सकता। तो पशु, वनस्पति और आदमी के बीच जो पहला एक संबंध स्थापित किया वो भारतीय सभ्यता ने किया। ये तो औदार्य की एक पराकाष्ठा है कि न केवल मानव के बीच में बल्कि मानवीय उदारता का वनस्पतियों और जीवों या पशुओं, इसीलिए भारतीय सभ्यता समावेशी सभ्यता बनी जी। दूसरा इसका जो और एक जो मजबूत पहलू है,
हमारे यहाँ जो उत्तर भारत ले लो या दक्षिण भारत ले लो या भारत का कोई भी हिस्सा ले लो, मतलब सिंधु घाटी सिंध नदी तक चले जाओ, आपको हर चीज खाने पीने से लेके और अच्छे रहवास को लेके हर चीज आपको 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर ही मिल जाएगी। क्या बात। इसलिए लोग विस्थापित नहीं हुए और लोगों के पास अपने खाने पीने के लिए इतनी प्रचुरता थी, अगर कोई व्यक्ति बाहर का आ भी गया और कोई चीज ले लिया, जबरदस्ती भी ले लिया, तो उससे लड़ा नहीं। उसने कहा चलो 10 किलोमीटर आगे ये सब बहुत है, वहां जा करके हम कर लेंगे। इस तरह लोगों को समावेश करता गया और संसाधनों को लेके लड़ा नहीं। इवन जो आपके यवन आए, हूण आए, या आपके जो तुर्क आए, अफगान आए, मुगल आए, इनके राजाओं की लड़ाई हुई, लेकिन जनता के बीच इनकी कोई लड़ाई नहीं हुई। जनता बिल्कुल जो भी उनके साथ आए, सैनिक आए, उनका परिवार आया, वो इसी जनमानस में समावेशित हो गया। वो मतलब हमारा मतलब एक अभी एकदम तात्कालिक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जनता उस समय युद्ध से परिचित भी नहीं थी, वो अपने ही में काम रही थी। यहाँ तक कि सोमनाथ मंदिर पे जब आक्रमण हुआ तो उन्होंने कहा कि इसमें जो ईश्वर है वो खुद अपनी रक्षा करेगा, हमको क्या, शंकर जी खुद लड़ लेंगे, या पुजारियों ने कोई रक्षा करने की बात तक नहीं की। तो इस तरीके के उस समय युद्ध की परंपरा में निष्ठा ज्यादा थी, निष्ठा की पराकाष्ठा ज्यादा थी, अतिवाद नहीं। मैं इसको दूसरे रूप में कहता हूँ जी। राजा और प्रजा के बीच संबंध जो था वो इस तरह नहीं था कि राजा कहीं विस्तारवादी नीति के तहत अपनी सेना प्रजा में से बनाए, क्या इस तरह संबंध नहीं थे। राजा प्रजा के बीच सिर्फ सुरक्षा को लेकर संबंध था। राजा वही बन पाता था समाज का सबसे विलक्षण, सबसे ताकतवर इंसान होता था। और प्रजा को समस्या दो ही थी, एक तो उसकी फसल और पशु जो पालते थे उनको कोई न ले ले, छीन ले, और दूसरा जो फसल और पशुओं को नुकसान पहुंचाने वाले वन्य जीव हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, संरक्षण करें। तो राजा का पहला धर्म हमारे पुराणों में लिखा है, पहला धर्म है शिकार करना। भगवान राम भी शिकार करने का वर्णन है। सभी राजा शिकार अनिवार्यता करते थे और प्रजा के को खुश करने के लिए करते थे, जिससे कि जंगली जानवरों का, क्योंकि पूरा अरण्य था, वन क्षेत्र था, जंगली जानवर ज़्यादा थे, लोग कम थे, तो उनकी फसलें, उनके जीव जंतु, जो पालने वाले पशुओं को ये सब खा जाते थे, नष्ट कर देते थे। और इसमें कहीं न कहीं ये भी प्रत्यय था कि राजा निर्भीक है, शौर्यवान है। भाई शेर को वही मार सकता है जो शौर्यवान होगा, ताकतवर होगा जी। तो राजा का एक सुरक्षा की दृष्टि से प्रजा में महत्व था, और राजा इसके लिए तत्कालिक रूप से प्रजा में से ही जो नौजवान थे उन्हीं का उपयोग करके और उनको फसल और जीव जंतुओं को शिक्षा देता था। यहाँ से हमारा एक तरह से राज्य व्यवस्था चालू हुई। पश्चिम की राज्य व्यवस्था अलग है। पश्चिम के देश जो हैं या मध्य एशिया के देश हैं, वहाँ संसाधनों की कमी थी। क्या बात। संसाधनों को लेके आपसी संघर्ष थे, और संघर्षों में हर एक वर्ग अपनी सेना बनाता था और दूसरे के संसाधनों को छीनता था। वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई थी। हाँ, क्योंकि संसाधनों की कमी थी। हमारे देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए राजा को कभी संसाधनों की कमी को लेके किसी राजा से संघर्ष नहीं करना पड़ा। अच्छा श्रीवास्तव जी, आप ये बताइए कि जैसे सनातन धर्म की बात सर कर रहे हैं, तो सनातन धर्म में जो संरक्षण, मतलब प्रजा का, उस समय ऐसा लगता है कि आपकी बातों से जो बताया है वो सत्य भी प्रतीत हो रही कि जो राजा और जो वहाँ शासक था उसका परम कर्तव्य था कि वो अपनी प्रजा की किसी एक के प्रकार रक्षा करे, चाहे उसको शिकार करना पड़े, चाहे वो करे। ये कहाँ तक, मतलब इसमें इस बात की कभी आलोचना नहीं की गई कि राजा ने हिंसा की या कोई, कि वो तो आवश्यक था जी।
इस पे आप क्या मानते देखिए, जहाँ तक सनातन धर्म का सवाल है, जो आप बात कर, उससे एक दूसरे से बिल्कुल 100% समता है। तो सनातन धर्म का मतलब है, जो अगर उसको देखा अच्छा सा देखा जाए तो शुरुआत वहीं से होती है। लेकिन सनातन धर्म जो है वो काफी पुराना है, और उसका मुख्य है आत्मा से परमात्मा का मिलन। ठीक है ना? तो इसमें हम जो आप बता रहे हो कि राजा प्रजा सारी चीज, पहले जो राजा को एक तरह से भगवान के रूप में माना जाता था, अब प्रजा जो है उसका जो है हर आदेश को जो है मतलब भगवान का आदेश मानती तो उसको करती थी। समझिए ना? तो इस अब जो है सनातन धर्म वहाँ कब से शुरुआत हुआ इसका कहीं कोई मतलब कि, क्योंकि सनातन धर्म का मतलब भी है कि जो जिसका आदि ना हो, जिसका अंत ना हो। ठीक है? तो उसी सनातन धर्म के जो है हम आज बाद में वो धीरे धीरे करके जो है उसको हम हिंदू मिले। हिंदू जब मैं समझता हूँ हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो एक विचारधारा है। नहीं तो सर, जैसे आपने अभी बात को आप बात को आगे थोड़ा बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि सर कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन हिंदू एक विचारधारा है। तो सनातन की जैसे उपज बताई जाती है, हमको भी लगता है कि सृष्टि के शुरुआत से ही सनातन का है। सनातन में कोई एक ग्रंथ नहीं है, उस पर 50 ग्रंथ देखिए, है। अगर मानव सभ्यता का विकास को ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले मानव कहाँ बसा? पठारों पर बसा, जहाँ पर ज़्यादा बाढ़ ना आए, जहाँ ज़्यादा सूखा न पड़ रहा हो, जहाँ ज़्यादा जंगल न हो। क्योंकि जंगल के अंदर तो बहुत से जीव जंतु, मच्छर और बैक्टीरिया हैं जो उसके बीमारी पैदा करेंगे। पठारी हिस्सा उसको कहते हैं जहाँ खुला हिस्सा है और मैदान है, छोटी मोटी घास है, और ये घास पर आधारित जीव जंतु हैं। गाय है, घोड़ा है, गधा है, बकरी है, ये ऊँट है, हाथी नहीं, हाथी तो जंगलों में रहता है। ये जो चारा चरने वाले जीव हैं, और ये बड़े शांतिप्रिय जीव थे। इनके बीच ही मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ। और शुरू में पशुओं का पालन नहीं शुरू हुआ, शुरू में ये हंटर एंड गैदरर्स के रूप में थे। क्या बात है, क्या बात है! हंटर एंड गैदरर्स मानव जब अपने समाज के रूप में, सामाजिक प्राणी के रूप में जब आया है, तो जो आसपास गैदरर्स मतलब जो वृक्षों से या आसपास के जड़ कंदमूल जो मिला, उसको खाद्य पदार्थ में शामिल किया। और हंटर्स मतलब अगर कोई जीव जंतु मिल गया, मछली है या कोई छोटा जीव है, उसको भी मांस के रूप में खाया। इस तरह वो जो भी प्रकृति में मिला, क्योंकि इतनी जनसंख्या थी नहीं मनुष्य की, और चूंकि हंटर्स जब बना तो उसको ग्रुप बनाना पड़ा, उसको थोड़े हथियार बनाने पड़े, पत्थर के या लकड़ी के, जो भी संभव था लकड़ी के, पत्थर। और धीरे धीरे जब समाज बड़ा होने लगा और हंटर और गैदरिंग से उतना संसाधन, उसको खाने पीने की कमी होने लगी, तब फिर पशुओं को पालना शुरू किया। पशुओं को जीता, गाय को जीता, हिरन को, उसको घोड़े को जीता, और ये सब पशुओं को अपना पालक बनाया, पालन किया। और वहाँ से वो फिर खाल है, उसका दूध है, उसका मांस है, उसकी और बहुत सी जो पोषक चीजें उससे मिलने लगी उनको, दूध है जैसे। हाँ, और फिर वो जब चारा कम हो गया तो फिर माइग्रेट करना शुरू किया। और इसके बाद फिर एग्रेरियन सोसाइटी आई। एग्रेरियन सोसाइटी फिर ऐसी जगह पर जब गए जहाँ पर खेती लायक जमीनें थी, तो वहाँ बस गए। और खेती में उपयोग लायक जो पशु थे, उनका खेती में उपयोग किया। और इस बीच कई खोजें भी हुई, जैसे तांबा और लोहा की खोज हो गई। तो उनके जब लोहा खोज हुई तो एक पाषाण काल उसको एक पतला हल में, लकड़ी के हल में लगा दिया, और उसको जब जोता तो खेत जुत गया। तो सबसे पहली जो लोहे खोज की सबसे पहला प्रयोग जो हुआ, वो तो हल बनाने का हुआ। और जब हल बन गया और बैल के कंधे पे रखा गया, उस समय एक क्रांतिकारी खोज बड़ी, तो वो बहुत बड़ी क्रांतिकारी खोज थी कि अग्नि की खोज के बाद जब लोहा खोजा गया है, तांबा खोजा गया, तब तक खेती नहीं शुरू हुई। तांबा पहले खोज लिया गया है, लोहा बाद में खोजा गया। इसका मतलब लोहा तांबा क्या मतलब है, पहले से खनिज के रूप में विद्यमान थे कि या कुछ नहीं? लोहा का क्या है, तांबा का क्या है, तांबे की जिस पत्थर में तांबा होता है उसको निकालना आसान है, तो आसानी से वो उसको गर्म किया और निकल आया। और ये सबसे ज़्यादा तांबा राजस्थान में है।
तो तांबे जो सिंधु और सरस्वती सभ्यता में तांबे की चीजें मिली, तांबे लेकिन लोहा नहीं मिल रहा है। लोहा उसके बाद के जो सभ्यताएं हैं उसमें मिला, उसमें मिला। और लोहा जब खोजा गया है तब ये समझ लो खेती का प्रारंभ हुआ है भारत में। तो इस तरह जब खेती प्रारंभ हुई है तब गंगा जमुना के मैदान में सभ्यता का विकास हुआ है। क्या बात है, तब गंगा जमुना के मैदान में सभ्यता का विकास हुआ है। इसी क्रम में अब हम आज का ये मतलब जो है एपिसोड यहाँ पे संपन्न करना चाहेंगे, क्योंकि समय की सीमाएं हैं हमारी अब। लेकिन मैं आदरणीय से मैं इस बात का आश्वासन उनसे अनुमति चाहूँगा कि मैं इस क्रम को, इस प्रकार बौद्धिक विचारधारा को एक अनुक्रम के रूप में, एक सीरीज के रूप में हम इसको, अगर आपका मूल्यवान समय मिल सकेगा तो हम आगे भी इस पे हम एपिसोड बनाते रहेंगे, कब साप्ताहिक या 15 दिन पे या 1 महीने पे। और दर्शकों, आपके लिए परम बौद्धिक ये चर्चा थी और आदरणीय सिंह साहब के प्रति हम बड़े कृतज्ञ हैं। और इस बात के कृतज्ञ हम श्रीवास्तव जी के हैं, जैसे कहा जाता है ना, गुरु गोविंद उखड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हमारे श्रीवास्तव जी के माध्यम से हमारी परिचय हुआ आदरणीय सिंह साहब से, और सिंह साहब सीतापुर जनपद के हैं। आपका ये चैनल भी सीतापुर जनपद से ही प्रारंभ हुआ है, सीतापुर जनपद हमें, तो सीतापुर जनपद भी अपने को धन्य समझता है इस प्रकार की मीमांसा, इस प्रकार के विमर्श के लिए। तो मित्रों, फिर मिलते हैं। आप अपना कमेंट आज की वार्ता पे जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।